नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पुनः करंट वेस्ट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके करंट से रिलेटेड भी हैं, जीएस से भी और जो जीके से भी संबंधित हैं आपके, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 की 28वीं बैठक COP 28 कहाँ पर आयोजित की गई? विकल्प आपके सामने ए दुबई, रियाद, बी दुबई, सी तेहरान और डी अबू धाबी। साथ ही COP 28 है क्या? तो इस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, इसमें क्या होता है, UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन होता है और ये 28वां सम्मेलन था और इसका आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिमलीपाल काई चटनी जो आपकी है, सिमलीपाल काई चटनी, ये इसको भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया गया है, जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है। किसको? सिमलीपाल काई चटनी को। और ये सिमलीपाल काई चटनी है, ये किस राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। सिमलीपाल काई चटनी किससे संबंधित है? तो साथियों, 4 जनवरी 2024 को उड़ीसा, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया। उसी में से एक है आपका सिमलीपाल काई चटनी और ये साथियों रिलेटेड है आपके उड़ीसा राज्य से। चलते अगले प्रश्न की ओर। कच्ची खरक नामक उत्पाद किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहले के प्रश्न रिलेटेड ये भी है, कच्ची खरक ये किस राज्य से संबंधित है? और विकल्प आपके सामने ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो साथियों, इसका राइट आंसर है आपका गुजरात राज्य। गुजरात राज्य से रिलेटेड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? निर्वाचन आयोग है अपना, वो कितने सदस्यीय निकाय है, हमें ये बताना है। कुल मिलाकर ये कि कितने सदस्य हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं और इसके अतिरिक्त इसमें 2 सदस्य और हैं। कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्यीय आपका पैनल है जिसमें एक संवैधानिक निकाय है और इसका प्रावधान किसमें है? इनकी नियुक्ति से संबंधित जो आपके चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनको जो सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद वो है, वो आपका आर्टिकल है 324 और इसी के तहत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सहायक निर्वाचन आयुक्त तो नियुक्त किए जाते हैं। तो ही वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय है। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष तक भारत को विकसित बनाने का विजन रखा गया है? विकल्प ए है आपका 2030 तक, बी 2027 तक, सी 2047 तक और डी 2050 तक। तो इसका जो किस वर्ष तक भारत को विकसित बनाने का जो आपका लक्ष्य रखा गया है, तो वो है साथियों 2047 तक। इसको बोल रहे हैं आपको विजन
2047 भारत सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है और इसी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ये प्रश्न है आपका। और इसका उत्तर है आपका, विकल्प हैं कमलनाथ, बी डॉक्टर मोहन यादव, सी शिवराज सिंह और डी जगदीश देवड़ा। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? विकल्प आपके सामने, ए कलराज मिश्र, बी मंगूभाई छगनभाई पटेल, सी हरिबाबू कम्मनपति और डी आनंदीबेन पटेल। तो साथी उसका आपका राइट आंसर है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल धोमा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल धोमा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। विकल्प आपके सामने, ए तेलंगाना, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी मिजोरम। साथियों, ये जो है आपके जोरम पीपल्स पार्टी के नेता हैं लाल धोमा, ये इनको जो है मिजोरम राज्य के 6वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है और ये राज्य के 6वें मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो इनकी पार्टी रही है जोरम पीपल पार्टी, इसको मिजोरम राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और ये मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? किसने इनको सबसे पहले महामना कहा था? इसीलिए इनको कहा जाता है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। तो मालवीय जी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लें। ये एक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, शिक्षाविद थे तथा एक बड़े समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और इन्हें जो है आपके विकल्प की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको भी बताना है किसने महामना की उपाधि दी थी। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था? महामना। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको कर्मयोगी नाम से संबोधित किया था। क्या कहा था? कर्मयोगी। साथ ही इनको 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 2015 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वो भी भारत रत्न भी पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय राजनेता के व्यापक सामाजिक योगदान को देखते हुए उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने, ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी काशीराम, सी ज्योतिबा फुले, डी रामास्वामी पेरियार। साथियों, ऐसे भारतीय राजनेता जिनका व्यापक सामाजिक योगदान रहा है और उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो तिथि है आपकी 6 दिसंबर। और 6 दिसंबर को आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब की जो महापरिनिर्वाण दिवस पुण्यतिथि है उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब
14 अप्रैल को उनका जयंती होती है, जन्म दिवस है। और बाबा साहब ने जो है दलित बौद्ध अभियान का भी नेतृत्व किया। भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और इनके जो है दलितों पर अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। इसके लिए इन्होंने बहिष्कृत भारत और मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र भी शुरू किए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? आप लोग बड़ी आसानी से जानते होंगे गरबा किस राज्य से संबंधित है, जिसको 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित किया गया है। विकल्प आपके सामने: ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी आपका राजस्थान। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका गुजरात राज्य। गरबा किससे संबंधित है? गुजरात से। और ये अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है इसमें शामिल होने वाला 15वां ये सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। सबसे पहले 2008 में किया गया था वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण। काशी तमिल संगमम का जो द्वितीय संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? विकल्प आपके सामने: ए मदुरई, बी वाराणसी, सी हैदराबाद और डी चेन्नई। तो साथियों दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इसका 22वें किया गया हुआ था। और इसका जो है उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनः मजबूत करना है। इसका उद्देश्य और महत्व, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, साझा विरासत भी है, संबंध संवर्धन भी इसका उद्देश्य है। तो इसका दूसरा संस्करण आपका जो किया गया वो कहाँ किया गया? आपका वाराणसी में। कहाँ किया गया साथियों? वाराणसी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पर किया प्रधानमंत्री जी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन? तो साथियों विकल्प आपके सामने: ए वाराणसी, बी इंदौर, सी मथुरा, डी वेलूर। साथियों इसका राइट आंसर है आपका स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया वाराणसी में। एक स्थान है उमराहा, उमराहा नामक स्थान पर स्वरवेद मंदिर बनाया गया। अब स्वरवेद मंदिर क्या है? तो ये वाराणसी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। और ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। क्या है आपका? मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र है विश्व का सबसे बड़ा। कौन? स्वरवेद मंदिर। और इसमें लगभग 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 20,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। इतना बड़ा ये बनाया गया है। और ये जो है साथियों बनारस के पास में एक उमराहा नामक स्थान है, वहाँ पर स्थित है ये। और यहाँ पर महर्षि सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा का पर भी स्थापित की गई है। ये जो है क्या थे? एक शाश्वत योगी सदगुरु थे। कौन? सदाफल जी महाराज। तो इनकी भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, ध्यान केंद्र है। स्वरवेद मंदिर कहाँ पर है ये? वाराणसी के पास में एक उमराहा नामक स्थान है वहाँ पर।
साथी थोड़ी सी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई है की बात क्षमा चाहते हैं उसके लिए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? इसका साथियों विकल्प आपके सामने चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। आपको बताना ये है कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था। साथियों इसका राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके ही समय में फाहियान जो है भारत में आया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत किसने की थी? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी, ये प्रश्न है और इसका आपको देना है जवाब। विकल्प आपके सामने ए शिवाजी महाराज, बी डी सावरकर, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी आपका बाल गंगाधर तिलक। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का शुरुआत की थी। कहाँ पर? बंगाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के किस राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल दो जगह विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, प्रश्न है। इसका आपको देना है उत्तर। और विकल्प आपके सामने ए दिल्ली अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, सी है आपका लखनऊ अधिवेशन और डी है आपका पटना अधिवेशन। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका सूरत अधिवेशन, और ये कब हुआ था? 1907 में। राइट आंसर है आपका सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसमें ही कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है, आपको बताना है ये। विकल्प आपके सामने ए रसखान, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी केशवदास। साथ ही इसका राइट आंसर बताइए आप। रामचंद्रिका जो है किसकी रचना है, किसकी कृति है रामचंद्रिका? इसका राइट आंसर है साथियों केशवदास। और इसमें इन्होंने राम कथा को नए तरीके से लिखा है। किसने? केशवदास जी ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? तो मानवाधिकार आयोग क्या है साथियों? ये भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो राइट्स हैं, जिनको मानवाधिकार कहा जाता है, उनके संरक्षक है। और ये देखता है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो संबंधित सरकारी संस्था या अधिकारी जो भी है उसके खिलाफ नोटिस जारी कर सकता है, उससे सवाल जवाब पूछ सकता है। और विशेष परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसके लिए रिहाई का आदेश भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर सकता है। इसकी स्थापना किस सन में की गई? तो ये है ए 1995, विकल्प बी 1993, विकल्प सी 2005 और विकल्प डी 1978। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका 1993। कब की गई? 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। और इसके दायरे में स्वतंत्रता, जीवन, समानता आदि मानवाधिकारों के संरक्षण को शामिल किया गया है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? विकल्प आपके सामने: ए 1992, बी 1993, सी 1995 और डी 2007। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 1992। 1993 मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। और एक अधिनियम लाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यदि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सिमलीपाल ये जो है प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसको कहेंगे हम। ये किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने: ए मेघालय, बी असम, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका सिमलीपाल आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें? उड़ीसा राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? विकल्प है आपके सामने: ए मिजोरम, बी गोवा, सी त्रिपुरा और डी केरल। साथ ही सभी जो राज्य दिए गए हैं विकल्प में वो सारे ही उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं। लेकिन सबसे अधिक साक्षरता किसकी है तो हमें ये बताना है। तो साथियों इसका आंसर है आपका केरल। केरल की साक्षरता क्या है आपकी? 94%। 94%। त्रिपुरा की आपकी 87.75। गोवा की आपकी जो है लेटेस्ट डेट है वो आपकी 88.7। और आपका मिजोरम है इसकी है आपकी 91.33। अगर इसको हम सीरियल से देखें तो नंबर 1 पर आता है आपका केरल, नंबर 2 पर आता है मिजोरम और नंबर 3 पर आपके आता है गोवा, नंबर 4 पर त्रिपुरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, माही नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? प्रश्न ये है कि माही नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती। यदि आपको ये पता है कि किस राज्य में प्रवाहित होती है तो आप इसका आंसर आसानी दे सकते हैं। साथियों विकल्प आपके सामने: ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। साथियों माही नदी जो है वो 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है आपका एमपी से ये शुरू होती है, फिर उसके बाद जाती है राजस्थान में और उसके बाद जाती है गुजरात में। और ये गुजरात के कच्छ के रण जो है वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। ये आपके अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये किस राज्य से होकर प्रभावित नहीं होती? महाराष्ट्र से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? महाराष्ट्र। 3 राज्यों से प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश से ये उसका उद्गम होता है और ये उसके बाद राजस्थान से होती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया था? साथ ही एक बड़ी घटना थी। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया था? विकल्प ए है आपके सामने 1980, बी 1972, सी 1982 और डी 1969। साथियों डेट है आपकी, इसमें राइट आंसर है आपका
1969 और वो तारीख थी 19 जुलाई। सर्वप्रथम जो आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद 15 अप्रैल 80 को भी किया गया। 15 अप्रैल 1980 को भी हुआ, लेकिन ये हुआ था आपके 6 बैंकों का, ठीक है, 6 बैंक्स का ये वाला। और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे जो मैच हुआ था वो कब खेला गया था? क्रिकेट का किस खेल से संबंधित साथियों? तो ये है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित एक दिवसीय क्रिकेट मैच, पहला वनडे इंटरनेशनल अगर बात करें तो किस सन में खेला गया था और किस देश के साथ खेला गया था, तो इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। विकल्प आपके सामने, ए 1956, बी 1972, सी 1974 और डी 1989। तो साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 1974। कब हुआ था ये? 1974 में। किस देश के साथ खेला गया था? तो ये खेला गया था आपका इंग्लैंड के साथ, और ये 50 ओवर का मैच था। 50 ओवर का ये मैच था। ओवर का ये मैच था साथियों। उन्नीस में 50 ओवर्स का मैच था ये, और साथियों खेला गया था ये आपके लीड्स में, इंग्लैंड के जो लीड्स मैदान हैं वहाँ पर ये खेला गया था पहली बार। कब? 1974 में। उससे पहले सर टेस्ट मैच ही खेलते थे। वनडे मैच की शुरुआत भारत ने जो की 1974 से की। किसके खिलाफ पहला मैच खेला था? तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? विकल्प आपके सामने, एक के कस्तूरीरंगन, बी शशिकांत दास, सी उर्जित पटेल और डी रघुराम राजन। साथियों इसका वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, इसका राइट आंसर है साथियों शशिकांत दास। शशिकांत दास ये हाल ही में चर्चा में क्यों हैं? तो उनको सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन की तरफ से 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया, इसलिए वर्तमान में चर्चा है और ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? किस स्थान पर आयोजित की गई थी? विकल्प आपके सामने, ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी कुंडलवन कश्मीर। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका राजगृह। अब राजगृह में आयोजित की गई थी। शासक कौन था? तो शासक था आपका अजातशत्रु। और आपके इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। इसके अध्यक्ष थे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वैलेंटाइन शिरोल ने किसको भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन शिरोल जो थे वो अंग्रेजी विद्वान थे और इन्होंने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? किस भारतीय राजनेता को कहा था भारतीय अशांति का जनक? भारतीय अशांति का जनक कहा था, किसे कहा था? विकल्प आपके सामने, ए लाला लाजपत राय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। साथियों जो आपके गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, 3 जो है गरम दल के नेता कहे जाते थे। और इनमें से भी बाल गंगाधर तिलक को
वैलेंटाइन सिरोल ने जो है भारतीय अशांति का जनक कहकर संबोधित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तोताए हिंद किसे कहा गया साथियों? तोताए हिंद किसे कहा गया है? विकल्प आपके सामने, ए अमीर खुसरो, बी है आपका शेख सलीम चिश्ती, सी फाहियान और डी सिकंदर शाह। तोताए हिंद। तकनीकी कमी के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं साथियों। तोताए हिंद किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। और ये जो है इनका जन्म 1253 में कासगंज के पटियाली में हुआ था। ये कव्वाली और तबले के जनक भी माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। काहे के जनक हैं ये? कव्वाली और तबला, इसके जनक कहे जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? विकल्प आपके सामने, ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं और डी जहांगीर। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका बाबर, सॉरी दीन ए इलाही की स्थापना की थी आपके अकबर ने। किसने? अकबर ने, माफ़ कीजिएगा, अकबर ने की थी। और ये जो है अकबर ने एक अलग धर्म टाइप का चलाया था। कहा था कि बादशाह इस धर्म का सर्वोच्च पुरोहित होता है। और बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, आज का अंतिम प्रश्न है, पिट द्वीप किस देश का भाग है? ये पिट द्वीप वर्तमान में किसी कारण के लिए चर्चा में, इसलिए करंट बेस्ड जीएस का प्रश्न बनता है कि पिट द्वीप किस देश का भाग है? ए विकल्प है आपके सामने, ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान और डी साउथ कोरिया। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका न्यूजीलैंड। और ये पिट जो है द्वीप क्यों प्रसिद्ध, ये चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में इसके तट पर कई बड़ी बड़ी व्हेल मरी हुई पाई गई थी। कौन मरी हुई पाई गई थी? व्हेल मछली। व्हेल मछली मरी हुई पाई गई थी, इसलिए ये जो है चर्चा में है। तो भूगोल की दृष्टि से या इकोलॉजी की दृष्टि से, आप कहें पर्यावरण की दृष्टि से, तो जो भी स्थल कुछ ऐसी कोई पारिस्थितिकी घटना या जीव जंतु संबंधित कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वो चर्चा में होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न घूम के बन सकता है। तो पिट द्वीप किस देश का भाग है? न्यूजीलैंड देश। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और परीक्षा के लिए किसी भी स्तर की आपकी परीक्षा है, चाहे आपकी एसएससी है, यूपी पुलिस है, लेखपाल है, यूपी टेट है, यूपी पेट है, जो भी अब समकक्ष परीक्षाएँ हैं, चाहे आपकी यूपी एसआई की हो, एसएससी जीडी की जो परीक्षा चल रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और किसी भी जो स्टेट की एग्ज़ाम है, चाहे वो उसमें भी जीए के जीएस संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आपके लिए आता हूं और आगे भी आता रहूँगा। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।